जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूँ। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूँ। कहानी को बारीकी से समझने के लिए और उस रहस्यमयी चुड़ैल के बारे में बहुत ही बारीकी से जानने के लिए पहले के एपिसोड्स आपको सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसे सुनिए या फिर वापस आइए और अपने जानने वालों को भी ये खतरनाक भयानक कहानियां जरूर सुनाइए। मैं भी वहां पहुंच गया। मैंने सोचा कि बात बढ़ाने के लिए पहले इससे एक पान लिया जाए। वैसे तो मैं पान का शौकीन तो नहीं रहा था, लेकिन मुझे बनारसी और मगही पान बेहद लजीज थे। पान लेने के लिए जैसे मैंने हाथ बढ़ाया तभी बाबूजी, इस गांव के नहीं लगते और पहली बार आपको यहां देखा है। पान के खोखे वाले ने मुझसे पहले ही प्रश्नों के बाण चला दिए। नहीं, मैं इस गांव का नहीं, परंतु आपके पड़ोस के गांव गणेशपुर से हूं, मैंने जवाब दिया। और आप पान के शौकीन भी नहीं दिखते, क्योंकि यहां से 8 किलोमीटर तक कोई और पान की दुकान नहीं है और आप पहले कभी पान लेने यहां आए नहीं। उसने तपाक से दूसरा सवाल दाग दिया। आपकी बात सही है। मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा क्यों ना पान का लुत्फ लिया जाए। क्यों, जो पान नहीं खाते उनको पान देना जुर्म है क्या? इस बार मैंने प्रश्न कर दिया। नहीं मालिक, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं तो बस यूं ही जानकारी के लिए कह रहा था। पान वाले ने उत्तर दिया और ठहाके मारकर हंसने लगा। अब माहौल थोड़ा थोड़ा दोस्ताना हो चला था और उसकी इस ठहाके में मैंने भी साथ दिया। मैंने कहा, भाई आपसे एक जानकारी चाहिए थी। बोलिए साहब, हम तो इसीलिए यहां बैठे हैं। ये कहकर वो दोबारा हंस पड़ा। मैंने पूछा, आप लोहार को जानते हो क्या? साहब, यहाँ गांव में तो 2 लोहार हैं। आप किस लोहार की बात कर रहे हो? उनका नाम तो बताइए। खोखे वाले भाई साहब ने बोला। अरे उनका नाम तो नहीं पता, मैंने कहा। खोखे वाले भाई साहब ने कहा, श्रीमान जी ऐसे कैसे बता सकता हूं, क्योंकि जो गांव में 2 लोहार हैं वो इस गांव की जहां सीमा खत्म होती है वहीं एक तालाब के आमने और सामने रहते हैं और वो दोनों भाई अपने अपने परिवार के साथ रहते हैं। मैंने खींच कर कहा, भला ऐसे कैसे हो सकता है? उसने तो मुझसे कहा था कि इस गांव में बस एक ही लोहार रहता है जो इस मस्जिद के सामने रहता है, और हाँ, उनकी एक बेटी जो बेहद खूबसूरत है, जिसकी उम्र करीब 17-18 साल की रही होगी, और हाँ, उसका नाम मोहिना है। मेरे सारे प्रश्नों का जवाब वो बेबाकी से दे रहा था, लेकिन मोहिना का नाम लेते ही वो झेप सा गया और अपनी नजरें चुराने का प्रयास करने लगा। मैंने फिर दोबारा कहा, कुछ जानते हो तो बताओ, क्योंकि मैं यहां नया हूं। मुझे यहां आए तकरीबन 4 माह हो रहे हैं और मेरी यहां किसी से खास जान पहचान। साहब, मुझे याद आया, मुझे अपने बच्चे को स्कूल से लाने का वक्त हो गया है, मुझे जाना होगा। खोखे वाले ने बिजली के झटके से खोखे के बाहर आकर खोखे को बंद करके ताले को लगाया और असहज और भय से कांपते हुए होठों से जवाब दिया। उसकी भय की लकीरें उसके ललाट पर साफ तौर से देखा जा सकता था। उसकी बातों से यह तो पता चल गया कि या तो वो कुछ छिपा रहा है या मैंने ऐसी बात पूछ ली जिसमें कोई गहरा राज छिपा है और वो राज बताना नहीं चाहता, जिसकी वजह से वो 1 मिनट में हंसमुख इंसान से रहस्यमयी इंसान बनने पर मजबूर हो चुका था। अच्छा, अपने पैसे तो ले लो। मैंने उसे सहज करने की कोशिश की और पुनः उसको पुराने माहौल में लाने का निरर्थक प्रयास किया।
निरर्थक इसलिए क्योंकि वो हाँ कर कर वहां से निकल जाने का उसने सफल प्रयास किया और ये कहने लगा, साहब आप तो पड़ोस के गांव के ही हो, फिर कभी दे देना, मुझे देर हो रही है, बच्ची छोटी है, वक्त से नहीं गया तो। उस वक्त मेरे पैसे देने की ललक से उससे ज्यादा उसे उस जगह से जाने की ललक ज्यादा थी। उसका अचानक ये व्यवहार मेरी समझ से बिल्कुल परे था। मेरे विचारों ने फिर से मेरे मस्तिष्क पटल को कुरेदना चालू कर दिया। इस खोखे वाले के कथनानुसार इस गांव में 2 लोहार हैं, वो भी गांव की बाहरी सीमा के पास। तो इसका मतलब क्या मोहिना झूठ बोल रही थी या ये सच बोल रहा है? इसे अचानक क्या हुआ? अभी तो बहुत बेबाकी से बातें कर रहा था। जैसे ही मैंने मोहिना का नाम लिया वो इतना घबरा क्यों गया? आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? ऐसा भी तो हो सकता है कि मोहिना का परिवार ही तालाब के पास रहता हो सकता है बाद में वो लोग वहां शिफ्ट हो गए हों, या मैंने मोहिना की बात ध्यान से ना सुनी हो क्योंकि उस वक्त मैं नशे में था। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मैं जितना ही समझने की कोशिश करता उतना ही मैं उलझता चला जा रहा था और इसका अब एक ही आखिरी उपाय था कि मुझे गांव की सीमा के पास तालाब के किनारे वाले लोहार से मिलना होगा। न जाने मेरे मन में उत्सुकता क्यों बढ़ती ही जा रही थी। मैंने निश्चय किया और अपनी कार से निकल पड़ा मंजिल के दूसरे पड़ाव की तरफ। मुश्किल से 5 मिनट के आंशिक अंतराल के पश्चात मुझे गांव के सीमा के पास सड़क के दाईं ओर एक खूबसूरत तालाब दिखा जिसमें पालतू बत्तख अपने झुंड के साथ अटखेलियां कर रहे थे और तालाब 7 लंबे लंबे ताड़ के वृक्षों से घिरा हुआ था, जिनमें एक ताड़ के वृक्ष पर बगुला अपने साथी के साथ स्नेह करते हुए धूप का आनंद ले रहा था। यह प्रकृति का दृश्य बड़ा ही मनमोहक और दिल को छू लेने वाला था। तालाब के बगल में ही मुझे लोहे का काफी सारा सामान, जैसे लोहे के आधे बने हुए गेट, लोहे के टुकड़े तथा कुछ सामान बिखरा दिखा, जो इस बात को बल प्रदान कर रहा था कि हो ना हो लोहार का ही घर है। तालाब के दूसरी तरफ अच्छी खासी जगह थी जो कि खाली पड़ी हुई थी। शायद लोहे के काम को खत्म करने के बाद तैयार सामान यहां रखते हों। मेरे लिए ये खाली जगह कार पार्किंग के लिए बिल्कुल सही लगी और मैंने गाड़ी वहीं खड़ी कर दी। सड़क के आमने सामने घर होने के कारण वहां सड़क संकरी थी और ऐसे में वहां गाड़ी खड़ी करना ट्रैफिक के लिए चिंता का सबब बन सकता था, इसलिए मैंने उस खाली क्षेत्र में गाड़ी वहीं खड़ी कर दी। मैंने अपने कदम तालाब के समीप वाले घर की तरफ बढ़ा दिए और मन ही मन सोचकर इस बात का डर भी था कि कहीं ये भी मोहिना की जानकारी ना दे पाए तो मुझे क्या करना होगा। इसी उधेड़-बुन में मैं उस दरवाजे के सामने पहुंच गया। दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने दरवाजे को जैसे ही खटखटाया, अंदर से एक बहुत ही सुरीली आवाज आई। कौन है बाहर? जरा सब्र कीजिए, आते हैं। ये मनमोहक आवाज जैसे ही मेरे कानों पर पड़ी, मेरी मुस्कान अपने आप खिल गई और ऐसा एहसास हुआ जैसे कि ये मधुर आवाज पहले भी कहीं सुनी हुई है। अरे हाँ, ये तो मोहिना की आवाज लग रही है। मैं मन ही मन प्रफुल्लित हो उठा कि चलो अंततः मोहिना से मुलाकात हो जाएगी। मैं बहुत प्रसन्न हो गया। मुझे लगा कि पिछले 2-3 दिनों की सारी उलझनें और जिस परेशानी को झेल रहा था उसका अंत होने में बस कुछ क्षण ही शेष हैं। मेरे मन में बेचैनी और बढ़ती ही जा रही थी कि मोहिना के बाहर आते क्या कहूंगा, कैसे कहूंगा, बात करने की शुरुआत कैसे करूंगा। दोनों हाथों को जोड़कर आदाब कहूंगा। धत्तेरे की, आदाब तो हाथ जोड़कर थोड़ी ना करते हैं। मैं भी बिल्कुल पागल हूं। हाँ, सलामी देते हुए बोलूंगा आदाब। ये सही रहेगा, या फिर अस्सलाम वालेकुम कहूंगा। नहीं,
आदाब ही सही रहेगा। आदाब थोड़ा स्टाइल से सलामी देते हुए बोलने से ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले आदाब कहती ही उससे उसकी माँ का हाल चाल लूँगा। उसके बाद उससे कहूँगा तुम कैसी हो, और तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम मस्जिद के सामने रहती हो। नहीं, पहली मुलाकात में उसकी शिकायत करना सही नहीं रहेगा। उसे कहीं अच्छा ना लगे तो। मगर जैसे ही दरवाज़ा खुला, इस दरवाजे के आगे अगले एपिसोड में बातें होंगी कब्रिस्तान वाली चुड़ैल में। में